नमस्कार, वितरक एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज की वीडियो में हम पूरे मार्च की जो भी महत्वपूर्ण खबरें रहीं और परीक्षा की दृष्टि से जो भी खबरें महत्वपूर्ण हैं, उन सारी खबरों पर हम एक-एक करके एमसीक्यू के फॉर्म में बात करेंगे। यानी 1 मार्च से लेकर के आज 30-31 मार्च के बीच में जो भी महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं या महत्वपूर्ण जो भी प्रोजेक्ट हैं या इससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें इस बीच हुई, उन सब पर यानी एक तरीके से पूरे मार्च के करंट अफेयर्स पर हम बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो हम इनको सवाल के फॉर्म में यानी एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना की लागत कितनी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने जो केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए जो रोपवे है उसको मंजूरी दी थी। तो इसकी परियोजना लागत कितनी है? ऑप्शन ए 6,800 करोड़, बी 6,500 करोड़, सी 6,811 करोड़ और डी है 6,850 करोड़। इसका आंसर है ऑप्शन सी 6,811 करोड़। इस परियोजना के अंतर्गत 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला है सोनप्रयाग से केदारनाथ तक, उसकी लागत है 4,081.28 करोड़ और दूसरा है गोविंद घाट से हेमकुंड के बीच में, जिसकी लागत है 2,730.13 करोड़। बाकी कितने किलोमीटर का है ये प्रोजेक्ट, इससे संबंधित अगर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो इस पर बना रखा है जिसमें सारा कितने किलोमीटर हैं, कितने यात्रियों की कैपेसिटी ले जाने की है और कितना समय बचेगा, इस सब से वो सारे मैंने इस वीडियो में बता रखा है। तो आगे दूसरा प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने केंद्र की यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। ये जो पेंशन है स्कीम है ये कब से प्रभावी होगी? ए 1 मार्च 2024, बी 1 मार्च 2025, सी 1 मार्च 2024 और डी 1 अप्रैल 2025। इसका आंसर ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2025। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार ने यूपीएस को मंजूरी दे दी है, तो इसी यूपीएस को अब राज्य सरकार ने भी मंजूरी दे दी। हालांकि महाराष्ट्र पहला स्टेट है जिसने इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। तो ये जो पेंशन स्कीम है ये 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इस पेंशन में क्या है कि केंद्र सरकार की इस पेंशन के अंतर्गत अगर किसी कर्मचारी ने मिनिमम 25 वर्ष तक सेवा दी है, सर्विस दी है, तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के जो लास्ट वाले 12 महीने होंगे उनके एवरेज वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा इस पेंशन के अंतर्गत, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। अगला प्रश्न, शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए हर्षिल पहुंचे प्रधानमंत्री ने कौन सा स्थानीय वस्त्र पहनकर मां गंगा की पूजा की? ए जगह, बी चपकन, सी रंगा और डी मिर्जाई। इसका आंसर है ऑप्शन बी चपकन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए हर्षिल पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने माँ गंगा की पूजा की थी। उस दौरान उन्होंने एक पहाड़ी वस्त्र पहना हुआ, तो उस वस्त्र को बोलते हैं चपकन। ये एक तरह का कोट है, गर्म कोट है, जो मुखबा के तीर्थ पुरोहितों द्वारा पहना जाता है और इसको मुखबा गांव की एक तरीके से शान, वहां की पहचान का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में कैबिनेट से मंजूर मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में कितने तक का लोन लिया जा सकेगा? ए 1 लाख, बी 2 लाख, सी 3 लाख, डी 4 लाख। इसका आंसर है ऑप्शन बी 2 लाख। अभी कैबिनेट से एक योजना है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, इसको मंजूरी मिली है। जो एकल महिलाएं हैं उनको इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा और इस योजना में वो 2 लाख तक का लोन ले सकेंगे, जिसमें 75% की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी और इसके लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है। इसमें जो लाभार्थी है वो अविवाहित जो महिलाएं जो परिवार पर आश्रित न हो, या जो कोई विधवा है, परित्यक्ता है, किन्नर, अपराध से या एसिड से पीड़ित कोई महिला या एकल महिलाएं, यानी जो एक तरीके से किसी पर निर्भर नहीं है, उन सारी महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किए गए बैंडिया संवाद कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति में सुधार करना, बी स्वयं सहायता समूह को लोन देना, सी स्थानीय महिलाओं के उत्पादों को बाजार देना और डी है घरेलू हिंसा से सुरक्षा देना। इसका आंसर है ऑप्शन ए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति में सुधार करना। हाल ही में जो बाल और महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य जी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आंगनबाड़ी जो केंद्रों से संबंधित जितनी भी महिलाएं हैं उनसे संवाद किया। इस संवाद का नाम पड़ा बेड़िया संवाद कार्यक्रम। ये कार्यक्रम महिलाओं जो आंगनबाड़ी की में कार्यरत जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको और उनकी स्थिति में सुधार करना, इससे संबंधित ये कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य जी द्वारा की गई थी।
अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में कुल कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया? ए 12, बी 15, सी 18 और डी है 20। इसका आंसर है ऑप्शन डी 20। अभी जो है उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से बंद जो भी अलग अलग साहित्यकार है उनको सम्मानित किया गया। पहला उत्तराखंड जो साहित्य भूषण सम्मान है वो कथाकार सुभाष पंत जी को दिया गया था। सुभाष पंत जी का जन्म देहरादून में 1939 में हुआ था। 1972 में इन्होंने सारिका पत्रिका के लिए अपनी पहली कहानी गाय का दूध लिखी थी। सुभाष पंत जी की और महत्वपूर्ण रचनाएं अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने कथाकार सुभाष पंत जी की और महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बात की, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी सम्मान समारोह में उत्तराखंड साहित्य नारी वंदन सम्मान के तहत गौरा पंत शिवानी सम्मान शमा खान जी को दिया गया और बाल साहित्य लेखन में जो मंगलेश डबराल सम्मान है वो सतीश डुमरी को दिया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में घोषित आबकारी पॉलिसी 2025-26 में फलों से वाइन तैयार करने वाली इकाइयों से कितने वर्षों तक आबकारी शुल्क नहीं लिया जाएगा? तो ए 10, बी 15, सी 20, डी 25। इसका आंसर ऑप्शन बी 15। यानी अगर आप पहाड़ों में कोई भी फलों से वाइन तैयार करता है नई आबकारी पॉलिसी के अंतर्गत, तो उस जो भी फलों से वाइन तैयार करेगा उससे 15 वर्षों तक आबकारी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगला प्रश्न शुरू की गई थी, ए 5 मार्च, बी 8 मार्च, सी 10 मार्च और डी 15 मार्च। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 8 मार्च। यानी 8 मार्च जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था उस दिन बाल सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री जो रेखा आर्य जी हैं उन्हीं के द्वारा इस योजना जिसका नाम है सारथी योजना, महिला सारथी योजना, उसकी शुरुआत की गई थी। महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक तरीके से ये योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, महत्वाकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? ए 2025, बी 2026, सी 2027 और डी 2028। का आंसर ऑप्शन ए 2025। जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना है जिसका एक हिस्सा करीब 5 किलोमीटर का भी बन करके तैयार हुआ, ये जो परियोजना है इसको 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 16,216 करोड़ रुपए और इसको शुरू किया गया था 2019 में और इसकी कुल लंबाई 126 किलोमीटर है जो 17 सुरंगों से होकर के जाएगी, जिसमें 14 किलोमीटर तक से लेकर 200 मीटर तक की सुरंगें हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल महासू मंदिर को मास्टर प्लान के तहत विकसित करने के लिए कैबिनेट द्वारा कितने करोड़ के धन का आवंटन किया गया है? ए 100 करोड़, बी 110 करोड़, सी 120 करोड़ और डी 150 करोड़। इसका आंसर है ऑप्शन सी 120 करोड़। अभी जो है जो महासू मंदिर है उसका जो मास्टर प्लान है केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम की तरह इस धाम को विकसित करने का प्लान है, जिसके लिए 120 करोड़ की जो धन है उसका आवंटन कैबिनेट द्वारा किया गया है। महासू देवता जो मंदिर है या जो तीर्थ स्थल है इसके बारे में आप और विस्तृत तरीके से समझना चाहते हैं तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई, आप उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न, राज्य सरकार किस देश के विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रदेश में सोना चांदी एवं तांबा जैसी दुर्लभ धातुओं की तलाश करेगी? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी रूस और डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अभी क्या है, राज्य सरकार ने ये पहल की है कि प्रदेश में सोना चांदी और तांबा जैसी दुर्लभ धातुएं उनकी तलाश की जाएगी, क्योंकि अभी तक प्रदेश में जैसे खड़िया है या चूना पत्थर है या मैग्नेसाइट है, इस तरीके की खनिजों का खनन किया जाता है, या जो रेता है, बजरी, इन्हीं सब चीज़ों का खनन होता है। तो सरकार ने कोशिश करी कि सोना चांदी और तांबा की भी तलाश की जाए, तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया गया है। इसके लिए भूतत्व और खनिकर्म विभाग, मोनाश विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया और IIT रुड़की के बीच एक तरीके का समझौता होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पासपोर्ट ऑफिस खोले जाने की मंजूरी दी? ए गोपेश्वर, बी रामनगर, सी कोटद्वार, डी हल्द्वानी। इसका आंसर ऑप्शन सी कोटद्वार। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खोले जाने की मंजूरी दी। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कोटद्वार में और गोपेश्वर में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की जो विदेश मंत्रालय उससे मांग की थी, तो अभी केंद्र सरकार ने कोटद्वार में इसको खोलने की घोषणा कर दी, मंजूरी दे दी। अगला प्रश्न, हाल ही में सरकार द्वारा निम्न में से कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से पुरस्कार देने की घोषणा की? ए 10, बी 15, सी 16, डी 18। इसका आंसर ऑप्शन सी 16। यानी 16 शिक्षकों को इस वर्ष का
शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ विद्युत परियोजना का पुरस्कार दिया गया? ए तिलोत विद्युत परियोजना, बी पाला मनेरी परियोजना, सी मध्य महेश्वर परियोजना और डी है सूर्यघाट परियोजना। इसका आंसर है ऑप्शन ए तिलोत विद्युत गृह परियोजना को अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ विद्युत परियोजना का पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार इस परियोजना को पर्यावरण के मानकों का पालन करने के लिए और एक सही मानक के साथ विद्युत उत्पादन करने के लिए दिया गया। तिलोत विद्युत परियोजना उत्तरकाशी जनपद में है। अगला प्रश्न है, जाम रानी बांध परियोजना को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? ए 2025, बी 2026, सी 2028 और या डी 2029। इसका आंसर ऑप्शन डी 2029। जाम रानी बांध जिसकी अनुमानित लागत 3638 करोड़ रुपए है, इसको 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बांध 150.6 मीटर ऊंचा है जो कि गौला नदी पर बना हुआ है, जो कि काठगोदाम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ए आर मीनाक्षी सुंदरम, बी एच सी सेमवाल, सी आनंद वर्धन, डी पी एस पांगती। इसका आंसर है ऑप्शन सी आनंद वर्धन जी को प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये इससे पूर्व जो मुख्य सचिव थे राधा रतूड़ी जी, उनके स्थान पर नए मुख्य सचिव होंगे, प्रदेश के नए मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू किए गए भगीरथ मोबाइल ऐप का संबंध निम्न में से किससे है? ए स्वरोजगार के प्रयासों के लिए, बी पलायन को रोकने की कोशिशों से, सी जल स्रोतों के संरक्षण से या डी ग्लेशियर पिघलने की पूर्व सूचना देने से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जल स्रोतों के संरक्षण से। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने भगीरथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य जो भी जल स्रोत हैं, नदी नाले या गाड़ खाल जो भी है, उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। इस ऐप के द्वारा क्या होगा कि जिस भी जिले में कोई ऐसा जल स्रोत है जो सूखने की कगार पर है, तो उसकी फ़ोटो खींच करके उसके बारे में जानकारी इस ऐप के माध्यम से दी जाएगी। फिर सरकार उसको मतलब फिर से उसको उस जल स्रोत को उसमें फिर से जल बना रहे हैं, इसके लिए सरकार कोशिश करेगी। एक कार्यशाला में मुख्यमंत्री के अनुसार जल स्रोतों, नौलों और धारों तथा वर्षा आधारित नदियों के संरक्षण के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी यानी सारा का गठन किया गया, मुख्यमंत्री जी ने कहा। और इसके अंतर्गत करीब 6,500 जो जल स्रोत है उसमें उनको फिर से संरक्षित इस अथॉरिटी के अंतर्गत किया गया, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यशाला में लोगों को बताया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश की कितनी महिलाओं को सहकारिता शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया? ए 30, बी 35, सी 40, डी 50। इसका आंसर ऑप्शन बी 35। हाल ही में जो मंत्री धन सिंह रावत जी, उन्होंने प्रदेश की 35 महिलाओं को सहकारिता शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद अपना वायरलेस सिस्टम विकसित करने वाला देश का पहला जनपद बना? ए देहरादून, बी हरिद्वार, सी रुद्रप्रयाग, डी चमोली। इसका आंसर है ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जनपद अपना वायरलेस सिस्टम विकसित करने वाला देश का पहला जनपद बन गया। जिले के 250 किलोमीटर के क्षेत्र को वायरलेस सुविधा से जोड़ा गया है। यानी रुद्रप्रयाग देश का पहला ऐसा जिला है जिसने अपना खुद का वायरलेस सिस्टम विकसित किया है। इसके माध्यम से पूरे जिले में एक तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। तो वहाँ पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ है, वहाँ पर भी इंटरनेट की सुविधा फिर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो ये थे मार्च 2025 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उत्तराखंड में आने वाली विभिन्न आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा इन कई प्रश्नों में मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में आपको बताया, बहुत शॉर्ट में बताया। बाकी इनके बारे में आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो लगभग सभी प्रश्नों पर मैंने अलग से डिटेल बनाए हैं।